नाउ वी आर हैविंग विसरोट्रॉपिक वायरल डिजीज़, है ना। देखिए इसमें क्या, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन और साथ साथ हमारा जो विसरल ऑर्गन्स है, स्मूथ ऑर्गन्स है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं ना। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो आपको दिख रहा है दैट इज़ डेंगू, है ना। डेंगू फीवर जो होता है, ऐसे आपको पता है कि इसका जो ये वजह जो है ये मच्छर के काटने से होता है। अक्सर बच्चों को ये पता है कि डेंगू का एक मॉस्क्यूटो जो होता है ना वो एजेंट होता है ना। लेकिन इसका मेन एजेंट कौन है, इज़ अ फ्लेवी वायरस, ठीक है। लेकिन ये वायरस डायरेक्ट इंसान पे हमला नहीं करते हैं, ये वायरस पाए जाते हैं इन सलाइवा, इन द बाइट्स ऑफ एडिस एजिप्टाई मॉस्क्यूटो, ठीक है। हम पे हमला कौन करता है, मैन में इन्फेक्शन कौन क्रिएट करेगा, एडिस एजिप्टाई, जो कि 3 से 8 दिन के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है कि हमें डेंगू बुखार हो चुका है ना। और आपको पता है कि डेंगू फीवर में बॉडी के प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स काउंट हमारे कम होंगे और हमें प्लेटलेट्स नहीं मिला सही टाइम पे तो डेंगू फीवर से डेथ हो जाती है। तो ये देखिए ब्लड प्लेटलेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रही है ना। तो डेंगू फीवर का मेन एजेंट फ्लेवी वायरस है, लेकिन ये फ्लेवी वायरस किसके अंदर होता है, मॉस्क्यूटो के बाइट के अंदर, मॉस्क्यूटो के अंदर ये प्रेजेंट है। अगर मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तो फिर ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वाहक जो है, बीमारी को फैलाने का जो एजेंट है वो कौन है, एडिस एजिप्टाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेन होती है, बहुत ज़ोर का दर्द होता है बॉडी में, हाथ पैर की हड्डियां जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे में एक मेडिसिन है दैट इज़ एस्पिरिन। एस्पिरिन एक दवा होती है, एक केमिकल कंपोजिशन के काउंट में इसको रखा जाता है ताकि हम पेन रिलीफ कर सके, ये हमारे बॉडी का है ना। तो हम एस्पिरिन देते हैं जिससे पेन रिलीफ हो जाती है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया फीवर। चिकनगुनिया फीवर जो है वो सबसे पहले यूएस कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ। इसकी थ्योरीज के रिसर्च के अकॉर्डिंग यूएस में सबसे पहले चिकनगुनिया का पेशेंट मिला था और ये काफ़ी ड्रेडफुल होता है, यानी कि काफ़ी भयानक बीमारी होती है। इसका भी जो मैन में डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है वो एडिस एजिप्टाई होते हैं। ऐसे चिकनगुनिया वायरस है जो कि हमारे अंदर बाइट्स ऑफ एडिस एजिप्टाई मॉस्क्यूटो के द्वारा हमारे अंदर ला दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, घुटनों में फैलेंजेस, फैलेंजेस हम कहते हैं हमारी उंगलियों को, है ना। ये जो आप बोन्स जो देख रहे हैं ना ये फैलेंजेस कहलाती हैं। तो फैलेंजेस में क्या होता है कि दर्द होती है और कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख के अंदर में एक लेयर जो होते हैं कंजक्टिवा हमारा वो डैमेज होने लगता है। तो इट्स अ सीवियर हाई डिसऑर्डर। अब देखिए जीका फीवर। जीका फीवर जो होता है ये जीका वायरस की वजह से होता है। जीका वायरस फ्लेवी वायरस के समुदाय का ही एजेंट है। कहा जाता है कि जीका फीवर में ज़्यादातर सिम्टम्स डेंगू, येलो फीवर भी इसको कहते हैं, पूरी बॉडी पे पीलापन हो जाता है, यानी कि आपका ब्लड कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड पे ये इन्फेक्शन ब्लड में फैलता है तो ब्लड काउंट कम होता है जिसकी वजह से बॉडी येलो अपीयर हो जाती है। तो जीका फीवर को हम लोग येलो फीवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, दैट it is also known as yellow fever। इसको हम लोग येलो फीवर भी कहते हैं। जीका फीवर जो है 2013 के अप्रॉक्स एशिया के कॉन्टिनेंट तक पहुंचा था, यानी कि 2013 में जीका फीवर के कुछ पेशेंट एशिया कॉन्टिनेंट में पाए गए थे, है ना। पर इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया और इस पर बहुत जल्दी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दवा जो है हमारे पास पैरासीटामोल, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, ये सारी जो मेडिसिन्स होती हैं ना, ये सारी मेडिसिन्स हमें बचा सकती हैं हमारे वायरल इन्फेक्शन से। पैरासीटामोल की मदद से हमने इस पर कंट्रोल पाया, जो कि हमारे बॉडी की इम्यून पावर को बढ़ा रहा था और हमें फीवर वगैरह से बचा पा रहा था, जिसकी वजह से हम इस फीवर को रोक पाए, है ना। उसके बाद देखिए इबोला हेमरेजिक फीवर। ये इबोला वायरस, ये एक वायरस है जो हेमरेजिक होता है। हेमरेजिक का मतलब ही होता है ब्लड सेल को डैमेज कर देना, हेमरेज, है ना। तो ये जो होता है हमारा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपके अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें किडनी और लीवर प्रॉब्लम हो जाता है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि किडनी और लीवर दोनों ही हमारे किस चीज़ से रिलेटेड हैं, दैट इज़ रिलेटेड विथ आवर ब्लड, दैट इज़ हीम, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इबोला हेमरेजिक फीवर, जो आपके ब्लड काउंट पे अटैक करेगा, आपके ब्लड सेल को डैमेज कर देता है। तो दिस इज़ रिलेटेड विद द
ट्रॉपिक वायरल डिजीज़। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोग देख चुके हैं हमारा डर्मोट्रॉपिक, न्यूमोट्रॉपिक और विस्ट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट कैटेगरी वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज न्यूरोट्रॉपिक। ओके, yes, now we are having next types of viral disease, that is neurotropic। न्यूरोट्रॉपिक का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये कहीं ना कहीं हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम वगैरह से रिलेटेड होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पोलियो। देखिए, पोलियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि पोलियो जो होता है ये पोलियोमाइलाइटिस वायरस या पोलियो वायरस के जरिए फैलता है। ये जो पोलियो वायरस होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है और ये स्मॉलेस्ट वायरस में काउंट होता है। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरस, है ना। और देखिए यहाँ पर इसका जो इन्फेक्शन होता है ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए होता है ना। ये फूड और वाटर में एंट्री करते हैं और उसके ज़रिए ये हमारे बॉडी तक पहुंच जाते हैं। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के ज़रिए ये क्या होता है, इंसान के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं। कुछ टाइम पहले यानी कि 1940 में हमारे एक साइंटिस्ट थे मिस्टर जॉनस सॉल्क, है ना, जिनको फादर ऑफ पोलियो वायरस भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, जो कि सबसे पहले इन्होंने कोशिश की, इन्होंने फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना है कि पोलियो पर कंट्रोल, अभी आप देखते हैं कि बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाती है। तो पोलियो वैक्सीन का जो सोच है वो कैसे डेवलप हुआ? तो पोलियो वैक्सीन यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन बनने से पहले सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी वो थी सॉल्क वैक्सीन। इनके नाम पर इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया, जॉनसन सॉल्क। इन्होंने 1940 में फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करके पोलियो के वायरस को इनएक्टिव करने की कोशिश की थी, है ना। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट सेबिन, इन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन का फॉर्मेशन किया। इन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई जो 1 से 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए अगेंस्ट पोलियो वायरस। वो बच्चों में ये वैक्सीन जाती है और ये वैक्सीन वो उनकी इम्यूनिटी को डेवलप कर देती है, उनकी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर देती है, जिससे कि पोलियो के वायरस अफेक्ट करते हैं तो वो इम्यून पावर उनसे लड़ लेता है ना। तो ये हुए इसकी बात। लेकिन देखिए, जैसे ही पोलियो वायरस आपके बॉडी में जाता है किसी भी पर्सन के अंदर, तो स्टार्टिंग सिम्टम्स में ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन इनका कहाँ होता है? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर नीट कि आपका जो पोलियो वायरस है उसकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ होती है, अपनी नंबर को वो कहाँ बढ़ाता है? तो वो लिम्फॉइड टिश्यू में अपनी नंबर को बढ़ाते हैं, दैट इज़ लसिका उत्तक, है ना। जैसे टॉन्सिल्स वगैरह हो गया, जहाँ पर वो आपके लिम्फ नोड हो गए, उन सब जगह पर ये क्या करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये उस जगह को नंबर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ये उस जगह को वीक करना चाहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखाया गया है मल्टीप्लाइड इन लिम्फॉइड टिश्यू, ये आपके लिम्फॉइड टिश्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस वक्त ये मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उस समय जो सिम्टम्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल सिम्टम्स नहीं होगा, सिंपल होगा, वोमिटिंग होगी, पेट में दर्द होना, इंटेस्टाइन में क्रैम्प होना, फीवर आना, हेडेक आना, स्टार्टिंग है ये। लेकिन अगर इस वायरस का इन्फेक्शन रह गया तो ये सेकेंड अटैक करेगा और मेनिंजाइटिस कॉज कर देगा। मेनिंजाइटिस मैंने आपको बताया था कि ये क्रेनियल मेनिंजेस जो होते हैं, हमारे ब्रेन की जो कवरिंग होती है, सतह जो होती है, ये उसको डैमेज करते हैं। उसके बाद भी अगर इनका इंक्यूबेशन हो जाता है और ये उसके बाद भी रह जाते हैं तो ये हमारे मसल्स को, खासकर लेग्स एंड आर्म्स, पैर और हाथ के मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों का कंट्रोल किससे होना है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, है ना। तो हमारी जो मूवमेंट करने की पावर है ये इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए पोलियो जो होता है ये एक काफ़ी ड्रेडफुल डिसऑर्डर है। आपको यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है कि सबसे पहले जो इनएक्टिव करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया गया दैट वाज फॉर्मल्डिहाइड, ओके। और ये सॉल्क वैक्सीन के नाम से जाना गया। और सॉल्क जो है हमारे जॉनस सॉल्क, उनको सबसे पहले फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन की कैटेगरी में से नॉमिनेट किया गया, है ना। और हमारा जो मेन वैक्सीन है, आपको पता है
ट्राईफॉर्मुलेटेड वैक्सीन भी तैयार की गई है। सारी वैक्सीन्स को मिलाकर एक सबसे हाई पावर की वैक्सीन भी तैयार की गई है जो कि बच्चों को दी जाती है, जिससे वो जो कि ओरल रूट के ज़रिए ओरल तरीके से दिया जाता है ताकि उनके बॉडी में ये जो पोलियो का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो सके। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा नंबर 1, दैट इज़ पोलियो। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज़ रैबीज़, है ना। तो रैबीज़ के बारे में आपको पता ही है, रैबीज़ क्या होता है। तो रैबीज़ जो होता है वो रैब्डो वायरस के ज़रिए फैलता है। रैब्डो वायरस जो होते हैं वो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली डॉग्स, है ना, मैड डॉग्स जो होते हैं उनके सलाइवा में हमारे जो रैब्डो वायरस प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे अंदर उस ज़रिया से एंट्री लेते हैं। तो लेट्स हैव सम स्पेशल टॉपिक्स रिलेटेड विथ रैबीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रैबीज़। ओके, तो डिजीज़ हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ रेबीज़ एंड द पैथोजेन इज़ रैब्डोवायरस। ठीक है, हमारा ये जो पैथोजेन कौन सा हो जाएगा, रैब्डोवायरस। रैब्डोवायरस जो होता है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है ना, किस किस एनिमल में देखा गया है। तो ये बहुत सारे एनिमल्स में देखा जाता है, जैसे कि आप डॉग्स, कैट्स, रैट्स एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट ये जो इन सारे एनिमल्स के इन द सलाइवा, है ना, ये इनके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब अगर इन एनिमल्स की बाइट के इन्फेक्शन में कोई अगर ह्यूमन आ जाता है तो वो उसके अंदर पहुंच जाते हैं, है ना। तो कॉज्ड इन ह्यूमन ड्यू टू एनिमल बाइट। ठीक है, अगर ये जानवर काट लेते हैं तो ये हमारे अंदर, इंसान के अंदर पहुंच जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इसका सिम्टम्स जितना तेज़ी से बढ़ेगा इसकी मॉर्टेलिटी रेट सबसे हाई होती है, यानी कि इसमें जो डेथ रेट होता है ना ये सबसे ज़्यादा अधिक होता है और ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों में तेज़ी से फैलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब ये इंटर करता है, इसकी एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद मस्कुलर टिश्यूज़ में, मस्कुलर टिश्यूज मल्टीप्लाइड, यानी कि ये हमारे मसल्स में क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं और इनका नंबर बढ़ जाता है और नंबर बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इनके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डैमेज कर देते हैं हमारे, डैमेजेस फेरेंजियल टिश्यूज, यानी कि ये फेरिंग्स के पास के एरिया को बहुत तेज़ी से डैमेज करते हैं। आपको पता ही है फेरिंग्स जो होती है हमारी जंक्शनल एरिया होती है यहाँ गले के पास, तो ये फेरिंग्स को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से स्वलोइंग में प्रॉब्लम होती है, खाना का निवाला निगलना मुश्किल हो जाता है और माउथ से सलाइवा बाहर गिरता रहता है। जैसे एक डॉग के मुंह से सलाइवा बाहर निकलता है, बिल्कुल उसी तरह एक इंसान के मुंह से भी सलाइवा बाहर तेज़ी से निकलने लगता है, क्योंकि ये हमारे फेरेंजियल टिश्यू पर भी अटैक करती है। उसके बाद इनका अटैक हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है और नर्वस सिस्टम पर अटैक करने की वजह से हमारे सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, बहुत सारी चीज़ों में, और हमारा जो साउंड निकालने का तरीका है, जो आवाज़ जो बाहर हम निकालते हैं, जो बोल पाते हैं, स्पीच पावर जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जैसे जैसे ये सिम्टम्स बढ़ेगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन से लेकर 1 साल भी हो सकता है। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं IP, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड 10 days to 1 year, है ना। और ये धीरे धीरे आपके बॉडी में क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है, चलता रहता है और एक एक करके अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो होते हैं दिखाई पड़ते हैं। जिस जगह पर डॉग बाइट होता है, जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर अलग अलग तरह की कोल्डनेस, ईचिंग, ये सारी चीज़ शुरू होती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इस बीमारी से रिलेटेड, इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, यानी कि फियर ऑफ वाटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फियर ऑफ वाटर। ये वाटर फियर
सबसे ज़्यादा हो जाता है इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम होते होते मतलब जब ये काफ़ी ड्रेडफुल सिचुएशन में हो जाती है तो ये पर्सन में वाटर को लेकर एक अनसर्टेनिटीज़ डेवलप हो जाती है माइंड में, तो इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो रेबीज़ से रिलेटेड जो जानकारी आपको याद रखनी है कि इसका मल्टीप्लिकेशन मस्कुलर टिश्यूज़ में होता है। सेकेंड, ये हमारे फारेंजियल टिश्यू को डैमेज करता है। और थर्ड, इट डैमेजेस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को भी ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेबीज एंड वी हैव फिनिश्ड विथ टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज की चारों कैटेगरी और चारों में जितनी भी डिजीज हैं वो सारी डिजीज की कैटेगरी आपको दे दी गई हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ प्रोटोजोअन इन्फेक्शंस, हाउ प्रोटोजोआ इन्फेक्ट्स अस, एंड वी विल गो विद द malaria and its total explanation, how it occurs in human being. Till then, take care and please subscribe my channel and share with your friends. Thank you very much.